नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सभा जर्मन हैंगर में आयोजित की जाएगी और जहां पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लगभग 1200 पुलिसकर्मी कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे और इस अवसर पर ही पीएम मोदी नियो इंडिया रैपिड ट्रेड का ही यहाँ पर उद्घाटन भी करेंगे और इसके साथ ही सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मेरठ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए तैयारियां जोरों शोरों से है, जहां पर सभा जर्मन हैंगर में आयोजित की जाएगी और जहां पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लगभग 1200 पुलिसकर्मी कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के लिए यहां पर तैनात किए जाएंगे और इस अवसर पर पीएम मोदी नियो इंडिया रैपिड ट्रेन का उद्घाटन भी करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है आदित्य? बिल्कुल 22 तारीख को प्रस्तावित जनसभा को लेकर मौजूदपुर में तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर चल रही है। सभा स्तर पर जो है आधुनिक जर्मन हैंगर जो है लगाया जा रहा है। 80% जो तैयारी है वो भी पूरी हो गई है। करीब 200 कर्मचारी इस हैंगर को टांग रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी कई बड़ी सौगातें देंगे। नमो भारत का वो उद्घाटन करेंगे और क्षेत्रवासियों को एक बढ़िया कनेक्टिविटी से जोड़ देंगे। इसके अलावा अन्य जो गंगा एक्सप्रेस वे है और जेवर एयरपोर्ट है, इसी के साथ कई विकास की तस्वीर पीएम मोदी पेश करेंगे। उनके साथ सीएम योगी और कई बड़े दिग्गज नेता मंच पर रहेंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी हो युद्ध स्तर पर चल रही है। एडीजीओ, आईजीओ, एसएसपीओ सभी जो अधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के साथ प्रशासन ने भी जनसभा स्थल तक पहुंचने के लिए व्यापक रूट प्लान तैयार करा है। लगातार जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं। करीब 20 एडीएम और 40 एसडीएम समेत कई पुलिस फोर्स भारी संख्या में इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगी। बिल्कुल आदित्य, अगर समय की बात की जाए तो क्या अभी तक डेट फाइनल हो पाई है? कब तक आगमन होगा और किस तरीके से वहां पे और कौन कौन दिग्गज मौजूद रहेंगे, इसके बारे में कोई अभी क्लियर हो पाया? बिल्कुल 22 फरवरी को ये भव्य आयोजन होने वाला है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ पीएम मोदी भी रहेंगे। 10 हेलीपैडों का निर्माण इस बात का संकेत दे रहा है कि केवल एक उद्घाटन कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति प्रदर्शन ये होने वाला है। इसके साथ ही यूपी में पहली बार ये रैपिड का उद्घाटन हो रहा है। और आदित्य, अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो क्या उसके पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल आसपास के जिलों से भी फोर्स मंगाई गई है, सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। इसी के साथ मैंने बताया कि 20 एडीएम और 40 एसडीएम सहित आला अधिकारी सब मौजूद रहेंगे जो सुरक्षा व्यवस्था पे निगाह जमाए रखेंगे। इसके अलावा एसपीजी भी भारी संख्या में एसपीजी फोर्स कमांड भी रहेंगी तैनात। आदित्य, 1200 पुलिस कर्मियों को वहां पे तैनात किया गया है, अभी से तैनाती हो गई है, आने में अभी समय है थोड़ा सा, तो उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, चाहे नाई के अधिकारी हो या पीडब्ल्यूडी के हो या अन्य विभागों के हो, सभी जो पूरा मेट्रो के स्टेशन है उनका निरीक्षण कर रहे हैं। बारीक बारीक कमी भी देखी जा रही है। इसके अलावा जो रैपिड के अधिकारी हैं वो भी देख रहे हैं। पुलिसकर्मी भी लगा दिए गए हैं और लगातार अधिकारी भी रोज निरीक्षण कर रहे हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जी आदित्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बजट सत्र 20,02,627 में प्रदेश का ही 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया। उन्होंने कहा है कि ये बजट महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की क्षमता और युवाओं की क्षमता के साथ साथ किसानों की खुशहाली और तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। छोटे और मझोले व्यवसायों के लिए ही 3,822 करोड़ आवंटित और इसके साथ ही लगभग 96 लाख व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए योजना बनाई गई है। 25 लाख युवाओं को एआई और डिजिटल तकनीक के परीक्षण मिलेगा और अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थलों का विकास भी मुख्य प्राथमिकता है। राज्यपाल जी ने अपना जो अभिभाषण संवेद सदन में प्रस्तुत किया वह सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर के भी है जो पिछले 8.5-9 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्राप्त किया है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक अपनी यात्रा तय की है
ये यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, कर्फ्यू से कानून के राज का, उपद्रव से उत्सव की यात्रा और समस्या से समाधान, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी जो ये यात्रा है यह इस रूप में प्रस्तुत करता है कि आज देश और दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश में चेंज आया है। और उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों नहीं चेंज आना चाहिए? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का अधिकार है, उनको भी वो हक मिलना चाहिए था जिसका वो अधिकारी था। लेकिन दुर्भाग्य से अपने संकुचित एजेंडे को लेकर के चलने वाली सरकारों ने प्रदेश के भविष्य के साथ, यहां की जनता जनार्दन के साथ खिलवाड़ किया, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश को अराजकता, अव्यवस्था, अपराध का एक गढ़ बना दिया। कर्फ्यू यहां की पहचान बन गई थी। उन स्थितियों में या उत्तर प्रदेश, जिसको हम भारत के शाश्वत मूल्यों के आधारभूमि मानते हैं, उस उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्था थी यह हम सब ने देखा है। लेकिन महोदय, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत, सुशासन की प्रति प्रतिबद्धता के कारण आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को बॉटलनेक से देश की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनाने में सफलता प्राप्त की है। अब यूपी रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस और उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी यात्रा को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। और महोदय, मैं कह सकता हूं, बजट का अवलोकन आप सबने किया होगा। अब मैं कह सकता हूं कि पिछले 11 वर्ष में देश ने जो यात्रा तय की है, आज देखिए दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा EI इम्पैक्ट समिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ है। 5 दिनों तक देश दुनिया के 18 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में यह EI इम्पैक्ट समिट चल रहा है। आज की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इस पर भारत का फोकस कितना ज्यादा है, कैसे अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ एक बेहतरीन योजना के साथ भारत कार्य कर रहा है और देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसी परिवर्तन की आधारभूमि हम लोगों ने पिछले 8.5 पौने 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम की पार्टी के माध्यम से ही प्रदेशवासियों को बजट 2026-27 की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराया। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश का ये बजट नवाचार का आधारित एक ऐतिहासिक बजट है, जो कि नव निर्माण की 9 वर्षों की सतत गतिशील यात्रा को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश ने उद्यमशीलता, नवाचार और आधारभूत संरचना की सशक्त आधारशिला रखी है। ये बजट उसी मजबूत नींव पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सफल भविष्य का निर्माण करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि ये बजट प्रदेशवासियों की नई आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगा। तो यूपी का बजट नवाचार आधारित ऐतिहासिक बजट है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 9 वर्षों की विकास यात्रा सतत प्रगति पर है और बजट नव आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य की ओर कदम और इसके साथ ही स्टेट डेटा अथॉरिटी का होगा गठन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं कि बजट में AI और टेक्नोलॉजी पर विशेष फोकस रहने वाला है। AI मिशन और AI डेटा लैब की स्थापना और इसके साथ ही डेटा सेंटर क्लस्टर से यूपी बनेगा वैश्विक केंद्र और 25 लाख युवाओं को नई टेक्नोलॉजी में परीक्षण दिया जाएगा।
MSME सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन भी मिलेगा और इसके साथ ही ODOP और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। यूपी बन रहा है निवेश का प्रमुख डेस्टिनेशन। युवाओं के सपनों को अब आकार मिलने जा रहा है। युवाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा और मंडल मुख्यालयों में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना होगी। महिला उद्यमिता के लिए ही नई योजनाएं प्रस्तावित की जाएगी और इसके साथ ही महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना लागू होगी, जहां पर बिना टैक्स बढ़ाए विकास की निरंतर रफ्तार तेज होगी। 9.12 लाख करोड़ का ही बजट जन कल्याण केंद्रित है और इसके साथ ही युवा, महिला, किसान, गरीब की आकांक्षाओं को अब बल मिलने जा रहा है। युवाओं से अपील है कि योजनाओं का लाभ उठाए और इसके साथ ही आपको बता दें, यूपी का बजट नवाचार आधारित ऐतिहासिक बजट होगा, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे और जहां पर मंच पर पहुंचने के बाद ही उन्होंने देखा कि किसान तेज धूप में बैठे हैं, तो मंच छोड़कर सीधे ही किसानों के बीच में बैठ गए और इस पर ही किसानों ने उन्हें जोरदार स्वागत किया। और राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन रही है और किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि किसान यूनियन अब गांव-गांव जाकर सीधे किसानों से संपर्क करेगी और उनकी समस्याओं को लेकर व्यापक आंदोलन की रणनीति भी तैयार करेगी। तो आपको बता दें कि सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे, जहां पर मंच पर पहुंचने के बाद ही उन्होंने देखा कि किसान कुछ धूप में बैठे थे, जिसके बाद वो मंच छोड़कर सीधे ही किसानों के पास जाकर बैठ गए और इस दौरान ही किसानों ने उन्हें स्वागत उनका जोरदार करते नजर आए। राकेश टिकैत ने यह भी कहा उस दौरान कि सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन रही है और किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि किसान यूनियन अब गांव-गांव जाकर सीधे किसानों से संपर्क करेगा और उनकी समस्याओं को लेकर व्यापक आंदोलन की रणनीति भी तैयार करेगा। तो सीतापुर में किसान महापंचायत देखने को मिली और इसके साथ ही राकेश टिकैत किसानों की समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट नजर आए। सीधे राकेश टिकैत ने कहा है कि अब गांव-गांव जाकर अब वो किसानों से संपर्क उनकी यूनियन द्वारा किया जाएगा और इसके साथ ही जो भी समस्या होगी उसको लेकर अब आंदोलन की तैयारी की जाएगी। आपको बताते चले कि पहले भी राकेश टिकैत द्वारा ही आंदोलन करवाया गया था, उसके बाद फिर से अब लगातार किसानों के संपर्क में राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि किसान यूनियन अब गांव-गांव जाकर सीधे किसानों से संपर्क करेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अब आंदोलन की तैयारी की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने बताया है कि यूनियन जो है वो अब गाँव-गाँव जाकर किसानों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों को ठग चुकी है, किसान अब ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। सीतापुर में ही किसान महापंचायत चल रही थी जब किसान की समस्याओं को राकेश टिकैत ने सुना और रणनीति बनाई कि किस तरीके से आंदोलन की तैयारी की जाए। अमेरिका की डील जो हुई वो बेहद खतरनाक है, ठीक है जी, वो बेहद खतरनाक है डील। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म होना चाहिए, इसी से ही किसान बच सकता है। लेकिन भारत सरकार तो जवाब भी नहीं दे रही। हमें ये पता नहीं कि सरकार दिल्ली से चल रही या वाशिंगटन से चल रही है, क्योंकि डिक्लेरेशन अमेरिका से होता है, ये मंजूर नहीं है। किसान कहीं न कहीं ठगा हुआ महसूस, बिल्कुल ठगा महसूस कर रहा है। रणनीति रहेगी? रणनीति हम अपनी गाँव में मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। श्रावस्ती में यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी अश्वनी पांडे ने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ में बैठक कर नकल रोकने और परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि ड्यूटी से गायब शिक्षकों और कक्ष
निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और परीक्षा केंद्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में फोटोकॉपी और स्कैनर मशीन बंद रखने का भी आदेश है। केंद्रों के 100 मीटर के आसपास धारा 144 लागू रहेगी और 41 केंद्रों पर कुल 23,257 छात्र परीक्षा देंगे। अव्यवस्था फैलाने वालों पर एफआईआर होगी। बोर्ड परीक्षाएं जो है वो जनपद में होने वाली हैं, बोर्ड की। इसके अंतर्गत जनपद में कुल 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उसमें लगभग 23,000 बच्चों का इम्तिहान होना है। और सभी केंद्रों पे हम लोग ने व्यवस्थाएं कर ली है। सभी केंद्र प्रभारियों की, सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की, जोनल मजिस्ट्रेट की बैठक हो गई है और सभी को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक द्वारा मिलकर भी कई केंद्रों के निरीक्षण किए गए हैं और वहाँ पर जो व्यवस्था है उनको सुदृढ़ कराया गया। सर, कितने मजिस्ट्रेट और कितने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं? देखिए, कुल 5 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है। इसमें 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं, साथ ही साथ 41 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 12 केंद्र प्रभारी और केंद्र व्यवस्थापक लगाए गए हैं, जिनके द्वारा की पूरी परीक्षा का संचालन किया जाएगा। झांसी में नगर निगम ने टैक्स बकाया को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ही बड़ा गांव गेट के अंदर में मस्जिद परिसर में बनी 40 दुकानों को निगम की टीम ने सील कर दिया। बताया गया कि गुदरी मोहल्ले में इन दुकानों पर करीब 1,26,000 रुपए का कर बकाया था। कई नोटिस देने के बावजूद दुकानदारों ने भुगतान नहीं किया और नगर निगम के अधिकारी बताते हैं कि टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मोहल्ला गुदरी में एक मस्जिद की करीब 42 दुकानें हैं, जिनसे बराबर संपर्क किया जा रहा था कि 1,26,422 जो बकाया वो जमा कर दें, नहीं तो ये दुकानों में सीज वगैरह की कार्रवाई कर दी जाएगी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में क्योंकि हमारी नगर आयुक्त मैम बराबर समीक्षा करती है बड़े बकायेदारों की, तो ये 40-42 दुकानें उसी के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। करीब 42 दुकानें ऊपर नीचे मिला हमारे यहाँ ETF है और PRD वगैरह की जबान है और महिला पुलिस फोर्स भी है, सारे स्टाफ है हमारा नगर निगम का। मस्जिद की ग्रेटर नोएडा में 3 साल का बच्चा सरकारी जमीन पर बने पानी से भरे गड्ढे में डूब गया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को इस गड्ढे में पानी जमा होने की जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह घटना दनकोर पुलिस के क्षेत्र में हुई है और बच्चा पानी में गिरते ही बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो डूब गया। घटना ने पूरे गांव में शोक और चिंता पैदा कर दी है। दिलेलगढ़ में आज न्यूज़ में आ रहा है बार बार कि दिलेलगढ़ में कोई तालाब था, उसमें कोई बच्चा 3 साल का डूब के मर गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया और दिलेलगढ़ में वहाँ के वर्क सर्किल के सीनियर मैनेजर को भेजा गया। उन्होंने जाकर वहाँ जब सारी चीज़ें पता की तो पता चला कि ये खसरा संख्या 373 है, जिसके मालिक गंगाराम और धर्मवीर हैं और उनके द्वारा उनका यह तालाब है, उस पर उनका प्राइवेट उपयोग में लिया जा रहा है, तो जिसके कारण प्राधिकरण उस पर सीधे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अब इस बात पर प्राधिकरण काफ़ी दुखी है उस घटना को लेकर के कि एक बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई इसमें। फिर भी अब अनुरोध प्राधिकरण यही करेगा कि जहां लोग जाएं सार्वजनिक स्थानों पर तो स्वयं भी थोड़ा सचेत रहें और बच्चों को भी केयर करें कि बच्चे इधर उधर न जाने पाए। और प्राधिकरण की उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी समेत राज्य की 18 जिला अदालतों को ही बस से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। इस सिलसिले में ही लखीमपुर खीरी और कचहरी में ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। PSC और भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। कोर्ट परिसर में और बाहर संदिग्ध लोगों और वस्तुओं की गहन जाँच की जा रही है। आने वाले और इसके साथ ही जाने वाले दोनों की ही चेकिंग की जा रही है। प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और निगरानी बढ़ा दी है। श्रावस्ती के ही भजोरे पूर्वा गांव में एक भयावह घटना घटी है, जहां पर
49 वर्षीय किसान अपने बेटे और बहू के साथ में ही घर में सो रहे थे और तभी से रात करीब 3 बजे 4 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने किसान पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बेटे को पकड़कर बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया, जिसके बाद बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच जारी है। जब हम लोग पापा की आवाज़ सुने तो उठे, ये बाहर आए तो इनको खींच लिया गया, मतलब इनको उन लोगों ने खींच लिया तो हम अंदर ही बेड के नीचे छुप गए, हम बाहर नहीं आए हैं। बाकी अंदर गए हैं, 4 लोगों का पैर मैंने देखा है। उन्होंने अलमारी खोली, बक्सा खोला, हम उसके नीचे से ये देख रहे थे। ऐसे मुँह की आवाज़ आ रही थी, बाकी वैसे आवाज़ नहीं आई है कोई। फिर आपको कैसे पता चला? सर हमने बाद में जब वो लोग चले गए देखा है। क्या देखा आपने? आए तो देखा पापा के नाक पे ऐसे हाथ ऐसे हल्का लगाए तो साथ नहीं चल रही थी। फिर हम अपने कमरे से सुन रहे थे कि इसको बांध के कमरे में बंद कर दो। तो मैंने उस कमरे को खोला तो इनको बांधा देखा, तब इनका हाथ पैर खोला, मुंह खोला। तो इनके जब चोट लगी थी ये तो आपको देखा होगा, ये तो चीखे होंगे? ये भी नहीं चीखे। भी नहीं चीखे? ये भी नहीं चीखे हैं। अच्छा, जब आपके पति को मारा जा रहा था या बंधक बनाया गया था, आप कह रही हैं जैसा कि हाथ पैर बांधे गए, तो उस वक्त आप कहाँ थी? सर इन लोगों को इनको ऐसे पकड़ लिया जब, तो हम बाहर ही नहीं निकले, हम वैसे ही कमरे में थे, तो कमरे से ही बेड के नीचे चले गए। नहीं, उस वक्त आपके पति कहाँ थे? कमरे में थे, लेकिन ये बाहर चले आए थे। जब चीख सुनी तो हम दोनों लोग बाहर आ रहे थे, लेकिन ये चले आए। जब इनको पकड़ लिया गया तो हम बाहर निकले नहीं थे, दरवाजे के उधर ही थे, तो उधर से ही हम बेड के नीचे चले गए। यानी आपके पति और ससुर को मारा जा रहा था, आप बेड के नीचे थी उस वक्त? यस सर। बिजनौर के थाना सोहारा क्षेत्र के ग्राम कुरी बांगर में ही एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे लगे खोखे में जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें से बताया जा रहा है ये भी जानकारी सामने आई कि 3 पुरुष और 1 महिला शामिल थी और टक्कर इतनी भीषण थी कि खोखे पर बैठे लोग उछलकर ही दूर गिर गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच लगातार जारी है। थाना शेवहारा का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 16/2/26 को समय लगभग 11 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुरीबांगर एसआर पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रक द्वारा खोखे में टक्कर मार दी गई, जिससे कई लोग घायल हैं। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा जानकारी करने पर पाया गया कि एक साइकिल सवार वृद्ध व्यक्ति बुद्ध सिंह को बचाने के कारण ट्रक द्वारा खोखे में टक्कर मारी गई और जिसमें अमर सिंह उम्र लगभग 55 वर्ष, नरेश कुमार उम्र लगभग 50 वर्ष, राजू देवी उम्र लगभग 52 वर्ष तथा मोहित उम्र लगभग 10 वर्ष को चोटें आई। इनमें से बाकी की स्थिति सामान्य है, परंतु नरेश पुत्र मंगत सिंह उम्र लगभग 50 वर्ष की दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। प्रकरण में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई कराई जा रही है तथा अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।